बेटा आज की क्लास में ना अपने को अपना एकदम न्यू एकदम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करना है और बहुत ही छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, मतलब चैप्टर्स के अकॉर्डिंगली ये सबसे इजी, सबसे छोटा और सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। 10 मार्क्स की वेटेज है, मतलब 10 क्वेश्चन में से आएंगे और बहुत ही इजी और छोटा चैप्टर है, तो इसमें आपको कम एफर्ट्स में ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात इस चैप्टर की ये है कि बेटा ये उन चैप्टर्स में से एक है जिसमें आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब प्रोडक्शन, मार्केट, कॉस्ट, डिमांड, सप्लाई में क्या हो रहा था, इसमें हम नोट्स पढ़ रहे थे, समझ आ रहा था, लर्न कर रहे थे, लेकिन जब आप क्वेश्चन को टैकल कर रहे थे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी आ रही थी कि आपको आंसर करने में प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन इस चैप्टर में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि इस चैप्टर में आपको बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल डर कि ये वाली पॉलिसी कब आई, इस वाली पॉलिसी में क्या था, इस वाली पॉलिसी में क्या नहीं था। इसमें कोई लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया तो वो हो गया प्रिपेयर, बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। कोई ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक दो बार रीड करना है। अब इसको पढ़ने का तरीका मैं बता दूं बेटा, मैं आपको प्रॉपरली नोट्स के साथ चलाऊंगा, जैसे हम करते हैं, नोट्स बनाता रहूंगा, हम समझते रहेंगे, नोट्स लिखते रहेंगे। ज्यादा समझना कुछ नहीं है, थोड़ा फैक्ट पे चैप्टर बेस्ड है कि ये पॉलिसी आई थी, इस डेट को आई थी, इस पॉलिसी में ये किया था, वो किया था, कोई रीजन नहीं है, बस फैक्ट है। ठीक है, तो थ्योरी होगी, फैक्ट होगा। दूसरी बात, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद बेटा प्लीज आप एक बार इस चैप्टर की बुक से रीडिंग जरूर करिएगा। ऑल्दो सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं नोट्स में दे दूंगा, बट स्टिल इस चैप्टर की आप बुक से रीडिंग जरूर करिएगा, 110% करिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ नहीं है बेटा, हार्डली 30 पेजेस का चैप्टर है, मतलब आगे पीछे बोलोगे तो 15 पेजेस। ठीक है, 15 पेजेस का चैप्टर नहीं है, गिनती का 10 से 15 पेजेस होंगे, क्योंकि 30 पेज का तो पूरा पीछे क्वेश्चन और समरी वमरी भी होती है, तो मुझे लगता है 20-22 पेज होंगे मैक्सिमम, यानी 11 पेज आगे पीछे करके। तो आप जितना भी हो रहा है उसे रीड करते रहना साथ साथ, ताकि आपको नेक्स्ट लेवल क्लियरिटी आए। ठीक है, फिर क्वेश्चन इसके थोड़े बहुत ही है, वो हम देख लेंगे क्लास के बाद ही। लेकिन अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते बेटा। आप हेडिंग डालना आपकी बुक के अकॉर्डिंगली। अभी हमने यूनिट नंबर 2 करा है, यूनिट 3 करा है, यूनिट 4 करा है, 5 और 1 स्किप करे थे, फिर हम यूनिट 6 पे आए थे, नेशनल इनकम। अब हम 7, 8, 9 3 यूनिट और जंप मार के सीधा जा रहे हैं यूनिट नंबर 10 पे। हेडिंग डालना बेटा यूनिट नंबर 10, और यूनिट का नाम है इंडियन इकोनॉमी। यूनिट नंबर 10, और बेटा यूनिट का नाम है इंडियन इकोनॉमी। और एग्जाम में इसकी वेटेज जो है बेटा वो है 10 मार्क्स। ठीक है, नोट्स मैंने ऑलरेडी बना दिए, बहुत बढ़िया, हर एक पॉइंट नोट्स में कवर है, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। आपको नोट्स को सिर्फ याद नहीं करना, टेंशन में याद कैसे होगा, आपको नोट्स को सिर्फ 3-4 टाइम्स रीड करना है। मैं बोल रहा हूँ रीड करना है, क्योंकि आरती जब पेपर में आएगा, पेपर में ऑप्शन अवेलेबल होंगे आपको, तो आपको अपने आप क्लिक हो जाएगा कि यहाँ पे क्या है ऑप्शन। ठीक है, रट्टे कुछ भी नहीं लगाने, तो टेंशन मत देना कि सर इतना सारा डेटा है, इतना ये है, इतना वो है, कैसे याद होगा। अपने आप पर रीड करो 3-4 बारी, एक दो बार बुक से रीड कर लो, वैसे बुक से रिक्वायरमेंट कम है, लेकिन कर लेना प्लीज, संतुष्टि के लिए, और काम हो जाएगा। चलो, यूनिट नंबर 10 इंडियन इकोनॉमी। अब पहले हम समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, आपने ये 12th में पूरी बुक पढ़ी थी, है ना, लेकिन अभी हमें बुक में से क्या क्या चीजें पढ़नी, क्या नहीं पढ़ना, क्या नया है क्या पुराना है, वो हम देखते हैं जरा सा। बेटा सबसे पहले ना, अगर मैं इस चैप्टर के कंटेंट की बात करूं तो हम क्या करते हैं, हम एक टाइमलाइन बना लेते हैं, और इससे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आप इसे अभी नोट मत करना, अदरवाइज आप गड़बड़ कर दोगे, पहले मुझे बना दो। तो इस टाइमलाइन में सबसे पहला जो टाइम है वो आपको पता है बेटा 1947, ये आपका इंडिपेंडेंस का टाइम है। तो यानी कि दो एरा होगा, एक हो गया बिफोर इंडिपेंडेंस और एक पार्ट हो गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और एरा आपको जो पढ़ना है, जो आपने पहले पढ़ा था, वो था 1991। आपको याद है इस डेट पे क्या हुआ था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एलपीजी पॉलिसी आई थी। तो हमारे पास 3 फेज है, पहला इंडिपेंडेंस से पहले, दूसरा इंडिपेंडेंस के बाद बट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले, और थर्ड फेज है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और उसके बाद। तो इसी वे में चैप्टर पढ़ना है, लेकिन थोड़े और नई चीजें एक्स्ट्रा है। यहाँ पे इनिशियली
आपको एक फेज छोटा सा और पढ़ना है, और ये वाला फेज है ना, ये वाला सबसे पहला टॉपिक आपका यही है बेटा, और ये है एंशिएंट इंडिया। मतलब ब्रिटिशर्स से भी पहले जब राजा महाराजाओं का कॉन्सेप्ट चलता था, उस टाइम पे क्या इकोनॉमिक्स थी, क्या इंडियन इकोनॉमी थी, क्या पॉलिसीज बनती थी, कैसे सब कुछ चलता था, उसके बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा नोट है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आता है तो हमें तो सब पढ़ना है। पहला एंशिएंट इंडिया आ गया। उसके बाद बेटा आपके पास ये वाला जो फेज है, इस फेज को बोलते हैं प्री इंडिपेंडेंस। क्या बोलते हैं? प्री इंडिपेंडेंस। और यहां पे अगर आपको याद हो तो बेटा यहां पे चलता था कॉलोनियल रूल। क्या रूल? कॉलोनियल रूल। यानी यहां पे सारी पॉलिसीज किसने बनाई थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई थी। ये बात समझ आती है बेटा? ठीक है, तो पहला टॉपिक आपका एंशिएंट इंडिया है। उसके बाद सेकंड टॉपिक क्या है? प्री इंडिपेंडेंस कॉलोनियल रूल वाला। उसमें हम देखेंगे ब्रिटिशर्स ने हमारे कंट्री में क्या क्या करा, कैसे डैमेज करा, क्या करा क्या नहीं करा। ठीक है, आफ्टर दैट 1947 के बाद ये आपका थर्ड टॉपिक आएगा, और ये होता है बेटा पोस्ट इंडिपेंडेंस। क्या होता है ये? पोस्ट इंडिपेंडेंस। और ये फेज चला था 1950 से लेके 1990। कुछ बच्चों को याद हो तो यहाँ पे प्लानिंग कमीशन आया था। प्लानिंग कमीशन 1950 में, और उसने 5 ईयर प्लान बनाना स्टार्ट करे थे, है ना। ग्रोथ हुई थी, इसके बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था, है ना। हम सारी बातें पढ़ेंगे, हमने 12th में कुछ चीजें पढ़ी है, कुछ नहीं होगी हम देख लेंगे। ठीक है, बट ये वाला फेज था। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आई थी वो कौन आई थी? प्लानिंग कमीशन। यहाँ पे कौन आया था बेटा? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जो है वो स्टैब्लिश हुई, और यहाँ पे सारे के सारे मामले जो है वो किसने करे थे? इंडियन गवर्नमेंट ने। किसने डिसीजन मेकिंग करी थी? यहाँ पे जितनी भी पॉलिसी आई थी इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई थी। तो ये चैप्टर नंबर 10 में पहला पार्ट एंशिएंट इंडिया, सेकंड टॉपिक प्री इंडिपेंडेंस, थर्ड टॉपिक पोस्ट इंडिपेंडेंस। फिर यहां से लेके यहां तक आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है बेटा? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है एक्सक्लूसिवली किसके लिए है? ये पूरा पार्ट है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो कब आई थी? 1991 में। और इसमें आपको याद होगा LPG, विच इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। कोई दिक्कत? और ये पार्ट जो नया ऐड हुआ है, ये आपके सिलेबस में नहीं था 12th में बेटा। यहां से लेके यहां तक अब जो है ये 1991 पॉलिसी आने के बाद ना, अब आपको पढ़ाएंगे 3 सेक्टर्स। आपको पता है ना इकोनॉमी के 3 सेक्टर कौन से होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड। तो यहाँ पे जो 3 सेक्टर्स हैं इंडिया के, उन 3 सेक्टर्स के बारे में आपको कुछ डेटा दिए होंगे। जो 3 सेक्टर्स है उनका क्या दिया होगा? डेटा। तो आपको प्राइमरी सेक्टर भी पढ़ना है, सेकेंडरी सेक्टर भी पढ़ना है, और टर्शरी सेक्टर भी पढ़ना है। समझ आई बात? क्लियर है? दूसरी बात, एक और नई चीज जो आपके लिए, यहां पे बीच में इधर, ओ सॉरी गलत, इधर ये पॉइंट कौन सा? 1991 से पहले या बाद में? पहले। ये बात हो रही है 1980s की। और बेटा इस फेज को एक नाम से बोला जाता है, विच इज कॉल्ड अर्ली लिबरलाइजेशन। क्या बोला जाता है? देखो प्रॉपर लिबरलाइजेशन तो 1991 में आया, लेकिन 10 साल पहले हमने ना अर्ली लिबरलाइजेशन कर दिया था, क्योंकि लिबरलाइजेशन एक बहुत बड़ा स्टेप है, तो वो एक साथ नहीं लिया जा सकता। तो सरकार ने 10 साल पहले ना धीरे धीरे इनिशिएट करना स्टार्ट करा, थोड़ा फ्रीडम दिया, फिर थोड़ा फ्रीडम दिया, थोड़ा थोड़ा करते 1991 में प्राइवेट सेक्टर को ही दे दिया सारा सामान। समझ रहे हो? तो एक अर्ली लिबरलाइजेशन करके टॉपिक आएगा, वो भी हमें पढ़ना है। तो अगर आप देखो इस चैप्टर का पूरा इंडेक्स ये रहा, पहले एंशिएंट इंडिया, फिर प्री इंडिपेंडेंस ब्रिटिश वाला एरा, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस प्लानिंग कमीशन इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या आएगा? अर्ली लिबरलाइजेशन,
फिर आएगा मेन एलपीजी पॉलिसी, और फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी डेटा का डेटा आ जाएगा कि गवर्नमेंट ने प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या करा है, सेकेंडरी में क्या करा है, टर्शरी में। तो फटाफट आप इसे नोट कर लीजिए और हम स्टार्ट करेंगे एंशिएंट इंडिया से। मेन जो टाइम लगेगा ना वो लास्ट के 2 में लगेगा, बाकी सारे बेटा छोटे छोटे एकदम चुन्नू मुन्नू है, कोई दिक्कत नहीं, सब कवर करेंगे हम अच्छे से। आप फटाफट से नोट करिएगा इसे। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताइएगा। समर्थ, महक, दिव्यम, चिन्मय, निशिका जी, सोनम, कोई डाउट बेटा इसमें तो प्लीज बताना। कोई दिक्कत नहीं है, चैट पे मेंशन कर दो प्लीज। विधि जी हो गया? तुमने लास्ट चैप्टर ये करा था ना वैसे? दिव्यम बेटा तेरे को क्लियर है ना? दिव्यम बेटा थोड़ा सा हिस्ट्री की तरह चलेगा ये चैप्टर, में पहली बता रहा हूँ दिव्यम, तू पहली बार पढ़ रहा है इसलिए ये थोड़ा हिस्ट्री की तरह चलेगा। तो ये वैसा इकोनॉमिक्स नहीं है जो तूने अभी तक पढ़ा है, ये थोड़ा न्यू है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग डाल दीजिए बेटा, एंशिएंट इंडिया। हो गया? जल्दी नोट करो यार प्लीज। देखते हैं 2-3, आज 2 है, मतलब आज और नेक्स्ट क्लास में लाके निपटा दूंगा। हाँ अगर तुम नोटिंग जल्दी जल्दी कर लो, मतलब तो साथ में नोट करना अब इसके बाद। ठीक है, साथ साथ नोट करना, सुनते भी रहना। फैक्ट पे बेस्ड है, कुछ समझाना नहीं है, बस बताना है। मैंने बताना है, तुमने सुनना है और बाद में याद रखना। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। आ जाओ एंशिएंट इंडिया पे आ रहा हूँ बेटा। अब एंशिएंट इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखना। सबसे पहले ऐसे लिखना जैसे लिख रहा हूं। बेटा एक पर्सन थे कौटिल्य और करके, इनको आप फेमस है नाम से जानते होंगे, चाणक्य। है ना, चाणक्य सुना है आपने? चंद्रगुप्त मौर्य जी के गुरु थे। तो कौटिल्य और चाणक्य जो है, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, जिसे इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े मतलब ऐसे इकोनॉमिस्ट थे, और इन्होंने जो आज पॉलिसीज बनती है, आप पढ़ोगे टैक्सेस की पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्होंने अपनी बुक में ये सारी चीजें लिखी हुई है। मतलब ऑब्वियसली इस्लाम से नहीं लिखी थी, लेकिन उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिए थे कि एक इकोनॉमी को कैसे रन करना है, टैक्सेस कैसे कलेक्ट होंगे, गवर्नमेंट कैसे रन करेगी। तो जो आज हम मॉडर्न पॉलिसीज पढ़ते हैं ना, जो सरकार बना रही है, वो इन्होंने अपनी बुक में बहुत सालों पहले लिख के छोड़ दी है। ठीक है ना? तो पहली चीज आप याद रखना, अर्थशास्त्र बुक का नाम है, और किसने लिखी थी? कौटिल्य और चाणक्य ने। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ये जो बुक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई साथ साथ लिखो है जल्दी जल्दी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी।
ये बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। इसमें पॉलिटिक्स की स्ट्रैटेजीज वगैरह बताई गई है। पॉइंट नंबर 3, ये बुक क्या है? हैंडबुक ऑफ हैंडबुक फॉर किंग चंद्रगुप्त मौर्य, ब्रैकेट में लिखना बेटा, फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो ये बुक उन्होंने पर्टिकुलरली किसके लिए लिखी थी? किंग चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, जिससे पेपर में एमसीक्यू आता है, जो इस बुक में वर्ड है ना अर्था, अर्थशास्त्र है ना बुक का नाम, तो जो इनिशियल वर्ड है अर्था, बेटा अर्था का मतलब पहली बात याद रखना, इन्होंने बोला कि ना अर्था मतलब वेल्थ अलोन नहीं होता, सिर्फ वेल्थ नहीं है एज पर चाणक्य। वैसे अर्था का मतलब वेल्थ होता है, लेकिन चाणक्य ने अपनी बुक में बताया कि अर्था का मतलब वेल्थ है, लेकिन वेल्थ अलोन नहीं है, क्योंकि इनका मानना था कि अर्था का मतलब होता है, बट अर्था होता है क्या? वेल्थ प्लस लैंड। इन्होंने अपनी बुक में वेल्थ के साथ साथ किसको ऐड कर दिया? लैंड। इनका मानना था कि एज पर एक मतलब अगर आपको इकोनॉमी को रन करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एसेट क्या है? लैंड। तभी आपको पता है ना पुराने जो राजा हैं वो लैंड के लिए कितना लड़ते थे, उन लड़ाइयां ही लैंड के लिए होती थी मेन, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी बुक में बताया कि अर्था मतलब वेल्थ अलोन नहीं है, इट इज वेल्थ प्लस लैंड, और ब्रैकेट में लिख लेना ऑल मटीरियल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल। और लास्ट पॉइंट, इन्होंने अपनी बुक में टैक्सेस का कॉन्सेप्ट दिया था, और इन्होंने बोला था कि टैक्सेस जो है वो कैसे लगने चाहिए, अपनी बुक में बताया इक्वल फॉर ऑल, फेयर टू ऑल, और वो इजीली अंडरस्टैंड हो पाए। दैट्स इट, 5 पॉइंट। बेटा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब इक्वल टू ऑल एज जिनकी इनकम जैसे अभी आज के टाइम पे टैक्सेस इक्वल टू ऑल है, जिनकी इनकम एक पर्टिकुलर 10 लाख है, तो जिन जिनकी इनकम 10 लाख है उन सब पे एक फ्लैट रेट लगेगा ना 30%। अब ऐसा नहीं है तू इनकम नहीं कमा रहा तो तेरे से भी टैक्स लेंगे, वो नंबर में इक्वल नहीं बोला, इक्वालिटी उनकी, मतलब ऐसा नहीं कि ये मेरा दोस्त है तो इससे टैक्स नहीं ले रहा, तू मेरा दुश्मन है तो इससे टैक्स ज्यादा ले रहा। सबसे इक्वल रखना है, अगर लेना है तो सबसे लेना है इक्वल, नहीं लेना तो किसी से भी नहीं लेना। पहले बताओ 5 पॉइंट याद रहेंगे एंशिएंट इंडिया में। पॉइंट नंबर 1, अर्थशास्त्र बुक किसने लिखी थी? चाणक्य और कौटिल्य ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है किसका? पॉलिटिकल फिलोसफी का। ये बुक पर्टिकुलरली किसके लिए लिखी गई थी? किंग चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य समाज के फाउंडर थे। फोर्थ, अर्था का मतलब क्या होता है? वेल्थ प्लस लैंड, वेल्थ अलोन नहीं होता, इसके साथ सारी मटेरियल थिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। और लास्ट इन्होंने अपनी बुक में बताया कि जो टैक्सेस का कॉन्सेप्ट है वो क्या होना चाहिए? इक्वल फॉर ऑल, फेयर फॉर ऑल और इजिली अंडरस्टैंड। एंशिएंट इंडिया का था। चलो अब कौन सा टॉपिक आता है बेटा? सेकंड पेज। अब जब आप अपनी बुक में देखोगे ना, उसमें एक पेज है, मतलब हाफ पेज के अराउंड है ये एंशिएंट इंडिया। जब आप एंशिएंट इंडिया को पढ़ोगे अपनी बुक में तो आप देख लेना, अगर इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट बात मिल जाए, सिर्फ यही है जो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है। लास्ट बैच में ना ये पहली बार चैप्टर ऐड हुआ था, मैंने भी पहली बार पढ़ाया था, मतलब सीए फाउंडेशन में, तो मैंने पूरी बुक की रीडिंग करवाई थी। ठीक है। लेकिन जब बुक की हमने रीडिंग करी तो हम साथ में नोट्स भी बना रहे थे, तो हमने पूरी बुक की रीडिंग करके क्रक्स निकाले थे। तो अब मैं सीधा आपको क्रक्स बताऊंगा, मैं वापस से आपको क्यों मेहनत कराऊं बुक की रीडिंग का। समझ आ रही बात? तो रीडिंग तो आप भी कर सकते हो, लेकिन हमने ऑलरेडी रीड करके ही निकाला था। विधि आप थे ना लास्ट बैच में इसके, ये वाला आपने कैसे करा था? हाँ, तो उसमें हम देख रहे थे ना, मैं बुक की रीडिंग करवा रहा था, फर्स्ट बैच में बुक की रीडिंग करवाई थी लास्ट ईयर।
बट वो मुझे अनप्रोडक्टिव लगा, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया, 6-7 क्लास लग गई थी फालतू में, इतना वर्थ नहीं है। ठीक है, तो हम सीधा, अब तो हमारे पास बढ़िया से नोट्स बने हुए, हम नोट्स पे चलेंगे। बस इसके बाद बुक की रीडिंग आपको अपने एंड पे जरूर करनी है एक बार। चलो भाई, सर एक बार फिर एक्सप्लेन कर दो ये पॉइंट्स। मैम पॉइंट को एक्सप्लेन, मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। अर्थशास्त्र नाम की पहले एक बुक आती थी इकोनॉमिक्स पे, जो चाणक्य जी ने दी थी। ये पॉलिटिकल फिलोसफी के बारे में बताता है। ये उन्होंने अपने अपने चेले चंद्रगुप्त मौर्य जी के लिए रखी थी, उनके शिष्य थे वो, तो उनके लिए रखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि अर्था का मतलब वेल्थ और लैंड दोनों होता है। तो अगर आपको इकोनॉमी को रन करना है तो आपके पास पैसा भी होना चाहिए, वेल्थ, साथ साथ लैंड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इन्होंने अपनी बुक में बताया कि टैक्सेस जो है वो इक्वल होने चाहिए, सबके लिए फेयर होने चाहिए, और इजिली अंडरस्टैंड हो ऐसे होने चाहिए। बस ये कुछ पॉइंट्स हैं। आज ये बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, प्री इंडिपेंडेंस। फटफट भाई जल्दी से। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे बेटा, प्री इंडिपेंडेंस। ठीक है, यानी आपको पता है इस पीरियड को क्या बोलते हैं? कॉलोनियल रूल बोलते हैं बेटा। अब जरा इसके भी पॉइंट लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1। ठीक है, हम बस ब्रेक कर रहे हैं, हमें कोई लिख के नहीं आना सेंटेंस बना के, हम बस समझना है, फैक्ट्स को सुनना है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 याद रखना बेटा, जो पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल है उसे डिवाइड करते हैं 2 पीरियड्स में। जो पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल है, आपको पता है ना, ब्रिटिशर्स ने हम पे अराउंड 200 साल राज करा, तो उसको आपकी बुक में 2 पीरियड में डिवाइड करा है। सबसे पहला बेटा आए थे 1757 टू 1858, मतलब अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर्स हो गए। इसमें आया था किसका? रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर आपको नॉलेज हो तो आपको पता है ना, पहले वो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड वगैरह करने आई थी, इंडस्ट्री सेटअप करने आई थी। तो इनिशियली रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी चला, 100 सालों तक उनने एज अ कंपनी हम पे रूल करा। और इसमें भी लिखना 1858 से लेके 1947, जो अप्रोक्सीमेटली 90 ईयर्स हो गए बेटा, यहां पर आ गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, फिर वो पूरी गवर्नमेंट ही ले आए अपनी। तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है आपका ये वाला पीरियड। अब इस पीरियड में उन्होंने क्या करा? सबसे पहली पॉइंट, मतलब पॉइंट नंबर 2 हो जाएगी, सबसे पहली चीज उन्होंने जो पॉलिसी लाए बेटा, वो एक पॉलिसी लाए जिसका नाम था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ये पढ़ा है बचपन में, 12th में था आपके सेम पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, शांत रहे, जिसको नहीं याद बेटा सुन लीजिए और नोट भी करना साथ साथ। सबसे पहले ब्रिटिशर्स जो इंडिया की बैंड बजाने के लिए पॉलिसी लेकर आए, वो थी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ठीक है, यहां पे सुनना बेटा, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब आपको पता है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, और टैरिफ मतलब होता है टैक्स ऑन ट्रेड। तो जो टैक्स ऑन ट्रेड है उस पर ब्रिटिशर्स क्या करे थे? भेदभाव। अब क्या मतलब है देखते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा पहले एक बार मीटिंग को रिज्वाइन कर लीजिए प्लीज, जल्दी से।
चलिए इस पॉलिसी को देखते क्या था। अच्छा देखो भाई, बेटा यहाँ पे है इंडिया, बनाते रहो यार, साथ साथ बनाना। और यहाँ पे है बेटा ब्रिटेन। अब डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या बोलती है, सुनो, 3 पॉइंट बोलती है। बेटा अगर इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल करेगा तो यहां पे इसे कर दिया टैक्स फ्री। करण में क्या कर दिया, टैक्स फ्री। मतलब जब भी इंडिया इंपोर्ट को एक्सपोर्ट, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करेगा तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे बेनिफिट क्या हो रहा था, इससे बेनिफिट हो रहा था कि इन्हें रॉ मटेरियल मिल रहा था एट अ चीपर रेट। भाई इनके लिए बढ़िया है ना। तो पहला पॉइंट ये हो गया इस पॉलिसी में। दूसरा पॉइंट, अगर इंडिया इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स करेगा, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, तो बेटा इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स को भी इन्होंने कर दिया टैक्स फ्री। इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स को भी इन्होंने क्या कर दिया बेटा, टैक्स फ्री। तो वहां पे भी आप लिख लेना टैक्स फ्री। अब इसका मोटिव क्या था, तो बेटा इसका मेन मोटिव था कि अगर फिनिश गुड्स पे कोई टैक्स नहीं लगेगा तो इंडिया में फिनिश गुड्स के प्राइसेस सस्ते होंगे, तो लोग उनकी डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, तो उनकी सेल ज्यादा होगी, इनको बेनिफिट ज्यादा होगा। तो यहां पे भी इसे कर दिया टैक्स फ्री ताकि इंडिया में प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स क्या हो जाए, कम, ताकि लोग इसकी डिमांड क्या करें, ज्यादा। ठीक है, ये दूसरा बेनिफिट। और तीसरा पॉइंट, लेकिन अगर इंडिया गलती से एक्सपोर्ट कर दे अपना फिनिश गुड, तो बेटा इस पे उन्होंने लगा दिया क्या, हाई टैक्स। क्या लगा दिया, और इसका मोटिव ये था, थर्ड पॉइंट का, कि उन्हें इंडियन फिनिश गुड्स की इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड क्या करवानी थी, कम। क्योंकि तभी उन्होंने जानबूझ के प्राइजेस क्या कर दिए, ज्यादा। टैक्स लगा दिया ना भाई। गुड है 100 रुपए का, उन्होंने बोला भाई जो इंडिया से गुड्स लेगा टैक्स होगा 500%, तो 500 रुपए टैक्स लगेगा, 600 रुपए का गुड पड़ेगा। तो ये होता है बेटा डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। 3 पॉइंट आपको बस इतना याद रखने, पहला, अगर इंडिया रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेगा कोई टैक्स नहीं है, फिनिश गुड्स इंपोर्ट करेगा कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर इंडिया एक्सपोर्ट करेगा फिनिश गुड्स तो उस पर क्या लगा दिया, हेवी टैक्स। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। याद रहेगा आदि भाई, बस ऐसे ही याद करना है बेटा, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, कहीं लिखने नहीं आना आपको 12th की तरह, आपको बस पॉइंट्स याद होने चाहिए कौन सी पॉलिसी में क्या बोला। ठीक है, स्टार्ट करें आगे पॉइंट। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2। ठीक है, 1 हो गया प्री इंडिपेंडेंस में, प्री इंडिपेंडेंस का पॉइंट नंबर 2 हो गया। अब आते हैं बेटा प्री इंडिपेंडेंस के अंदर ही पॉइंट नंबर 3, और अगेन ये भी हेडिंग है, ये हेडिंग आप लिख लो, ये हेडिंग है एडवर्स अफेक्ट ऑन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ब्रिटिशर्स के आने से इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या आया बेटा, एडवर्स इफेक्ट, मतलब नेगेटिव इफेक्ट आया। अब इसके अंदर 3 पॉइंट है। सबसे पहले ये साथ साथ लिखना, ब्रिटिशर्स लेकर आया
hostile policies, hostile policy such as, आपको ऊपर पढ़ा दी, discriminatory टैरिफ पॉलिसी। बेटा किसी को हॉस्टाइल मतलब पता है क्या होता है? हॉस्टेज सुना है? हॉस्टेज, हॉस्टेज बना लेते हैं ना, बंदी बना लेना। अबे यार ये छिछोरा ही रहेगा ये। अबे भाई क्या कर रहा है तू? कह रहे मैंने उसे हॉस्टेज बना लिया है। ये परमिट बेटा, बंदी धी, कह रहा बंदी बना लेना। नहीं, अच्छा सुनो, हॉस्टाइल मतलब क्या कह रहा है? बेसमेंट में रखा हुआ है, ये कह रहा है बेसमेंट में रखा हुआ है हॉस्टाइल। अच्छा सुनो बेटा, हॉस्टाइल ना यहाँ पे हॉस्टेज, अब हॉस्टेज बनाना मतलब क्या होता है कि आपने किसी को फोर्सफुली अपने उसमें रखा हुआ है, कस्टडी में, राइट? तो हॉस्टाइल पॉलिसी होती है कि वो पॉलिसी वो बंदा अडॉप्ट करना नहीं चाहता, लेकिन आपने जबरदस्ती पॉलिसी बना दी, उसे बोलता है हॉस्टाइल पॉलिसी। जैसे इंडिया कभी डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी अपने दिल से लेता, बनाता नहीं, लेकिन आपने बना के जबरदस्ती उस पर अडेप्ट करवा दी कि भाई ये होगी पॉलिसी। तो सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली चीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हॉस्टाइल पॉलिसी लाई। कौन सी पॉलिसी? डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी। हॉस्टाइल मतलब फोर्सफुली बोल दी कि भाई ये वाली पॉलिसी लगेगी। दूसरा लिखना, उनके आने से क्या एडवर्स इफेक्ट पहुंचा मैन्युफैक्चरिंग को। दूसरा बेटा, उन्होंने हमारा क्या करवाया? कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। बेटा उन्होंने हमारे गुड्स का क्या करवाया? कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। अब आपको पता है बेटा, मशीन मेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें कॉस्ट एंड टाइम क्या लगता है? कम। तो लोग जो है वो कम कॉस्ट और कम टाइम के चक्कर में इंडियन डोमेस्टिक गुड्स को छोड़ के किसको प्रेफर करने लग गए? वेस्टर्न वाले गुड्स को, ब्रिटिश गुड्स को। और लास्ट थर्ड पॉइंट याद रखना बेटा, इनके आने से हो गया चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड। जो लोग पहले अब साड़ी सूट पहनते थे बेटा, वो अब अलग अलग वैरायटी ऑफ वेस्टर्न क्लोथ, ड्रेसेस, जो भी होता है मुझे नहीं पता, ड्रेस वगैरह पहनने लग गए। तो चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड आया, और उस डिमांड के पैटर्न को ऑब्वियसली इंडियन इंडस्ट्री अडाप्ट नहीं कर पाई, तो लोग उनके गुड्स की डिमांड कम करे थे और ब्रिटिश गुड्स की ज्यादा। तो ये एक और डीमेरिट था, तो यहां लिख लेना। इंडियंस प्रेफर वेस्टर्न कल्चर। चलो यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े भाई, 3 पॉइंट क्लियर है? कॉस्ट एंड टाइम कम, कॉस्ट एंड टाइम कम लगता है, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी बता दिया। तीसरा पॉइंट, उनके आने से इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे क्या एडवर्स इफेक्ट पहुंचा। बेटा फोर्थ पॉइंट बनाना, डैमेज डन बाय ब्रिटिशर्स ऑन इंडियन एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट्स। ये लास्ट हेडिंग है, इसके बाद ये टॉपिक भी खत्म। डैमेज डन बाय ब्रिटिशर्स। अब डैमेज क्या क्या हुआ एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट में, आप खुद बताओ। प्रोडक्शन क्या होती होगी? ज्यादा या कम? कम। प्रोडक्शन कम हो गई, प्रोडक्टिविटी कम हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होने लग गई? ज्यादा। इन्फ्लेशन क्या होने लग गई? ज्यादा। डेफिसिट्स आने लग गए, हम एक्सपोर्ट्स कम करे थे, इंपोर्ट ज्यादा। जमींदारी सिस्टम भाई ने बताया, लैंड टेनर सिस्टम,
याद है ना, जमींदारी सिस्टम आया था जिससे फार्मर से उनके लैंड छीन लिए और उन्हें बोला लगान पे करो। तुमने मूवी भी देखी लगान वाली। हाँ, तो जमींदारी सिस्टम लाए, मतलब जो जो डैमेजेस उन्होंने करे इंडिया की इकोनॉमी में वो हम देख रहे हैं। सिर्फ पॉइंट पॉइंट याद रखने हैं, रट्टे में लगाने, सिर्फ गो थ्रू पढ़ना है क्या क्या डैमेज था। और ये प्री इंडिपेंडेंस चल रहा है। चलो स्टार्टिंग विद पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पहला पॉइंट लिखो बेटा, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। ब्रिटिशर्स के आने से उन्होंने पहला डैमेज करा कि इंडिया में बहुत बड़े स्केल पे अनएम्प्लॉयमेंट होने लग गई। पॉइंट नंबर 2, इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन लैंड। और ऐसे लिख लो बेटा, एक्सेसिव प्रेशर ऑन लैंड। अब आपको पता है ये कैसे हुआ बेटा? देखो, ब्रिटिशर्स क्या करते थे ना, वो चाहते थे कि इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करे। क्या प्रोड्यूस करे? रॉ मटेरियल। क्यों? रॉ मटेरियल खरीदेंगे सस्ते प्राइस पे, अपनी इंडस्ट्री में गुड्स बनाएंगे और वो गुड्स कहां बेचेंगे वापस से? एट अ हायर प्राइस। यही कॉन्सेप्ट है ना कि रॉ मटेरियल सस्ता खरीदेंगे, कॉटन खरीदा, रॉ मटेरियल सस्ता, शर्ट बनाई और शर्ट बेच दी महंगी, ऐसे करते थे। अब वो ना चाहते थे कि इंडिया में ना इंडस्ट्रियल सेक्टर बंद हो जाए। अगर इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर बंद हो गया तो वो फिनिश गुड्स बना ही नहीं पाएंगे। तो उन्हें 100% किस पे डिपेंड होना पड़ेगा फिनिश गुड्स के लिए? ब्रिटिश पे। तो उन्होंने जानबूझ के ना ऐसी पॉलिसी लाई, ये वाली पॉलिसी। अब इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बैंड बच गई। कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंद हो गया। चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड, कोई बंदा सूट साड़ी मांग ही नहीं रहा, तो उनकी इंडस्ट्री बंद हो गई। अब एक बात बताओ, जब इंडस्ट्रीज बंद होगी तो उसमें लोग जो काम कर रहे हैं वो सारे बेरोजगार हो जाएंगे। फिर वो नौकरी करने कहां जाएंगे? एग्रीकल्चर में। कहां जाएंगे? इंडस्ट्रीज तो बंद करवा दी, वो सारी पॉपुलेशन को डाइवर्ट करते एग्रीकल्चर में, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा था। और दूसरा, अब भाई जब सब एग्रीकल्चर में ही घुसेंगे तो बेटा लैंड्स पे क्या होने लग जाएगा? एक्सेसिव प्रेशर। मतलब एक लैंड है जो 100 kg प्रोड्यूस कर सकता है, अब उसमें चाहे 2 लोग काम करें या 10 लोग काम करें, प्रोडक्शन कितना होगा? 100 kg। तो थोड़ी आप कर लोगे, उसकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी बढ़ा दोगे, तो प्रॉब्लम ही आने लग गई। तो सेकंड डैमेज क्या था? प्रेशर ऑन लैंड जो है एक्सेसिव होने लग गया। और एक्सेसिव प्रेशर ऑन लैंड इसकी वजह से, ये सेकंड पॉइंट के अंदर ही है, इसकी वजह से जमींदार गॉट अपॉर्चुनिटी टू एक्सट्रैक्ट एक्सेसिव रेंट्स। अब जब प्रेशर बढ़ गया लैंड पे, तो जमींदार अपने लैंड को किसको देगा खेती करने के लिए? जो उसे लगान क्या देगा? ज्यादा। अब 10 लोग है, एक ही लैंड है, उसमें 2 लोग चाहिए, तो वो उन दोनों को देता था जो रेंट की पेमेंट ज्यादा कर पाए। और इसी वजह से बेटा याद रखना, प्रोडक्टिविटी क्या हो गई? कम। एंड उस टाइम पे पॉवर्टी क्या हो गई? ज्यादा। क्या ये सारे पॉइंट्स बेटा याद रहेंगे? ये सेकंड पॉइंट है कंबाइंड वे में, ठीक है, अलग अलग लिखा हुआ था, बड़ा पैराग्राफ था, मैंने कैलकुमुलेट करके एक पॉइंट बना दिया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देख, वैसे ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कोई खत्म नहीं होंगे। मैं अभी यहाँ पे सिर्फ उतने पढ़ाऊंगा जो आपकी बुक में है, सिर्फ उतने जितने आपकी बुक में, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि वो आएगा नहीं। अब वो इंडिगो वाला पॉइंट अगर बुक में होगा तो हम लिख लेंगे, नहीं होगा तो हम छोड़ देंगे, दैट्स इट। चलो, थर्ड डैमेज लिखना बेटा, इंपोर्ट ऑफ चीप
मशीन मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। बेटा हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करने लग गए मशीन मेड गुड्स का फ्रॉम ब्रिटेन। इससे हमारे डोमेस्टिक गुड्स की प्रोडक्शन और सप्लाई डिमांड सब क्या हो गई, कम हो गई। अपने गुड्स यूज ही नहीं कर रहे, वहीं से मंगा रहे। ये एक डैमेज था। फोर्थ, इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड टेन्योर सिस्टम। बेटा जिसे आपने बचपन में किस नाम से पढ़ा था, इसे ही बोलते हैं बेटा जमींदारी सिस्टम। तो फार्मर से उनके लैंड छीन के किसको दिए थे, जमींदार को, जो ब्रिटेन के लिए काम करता था और वो लगान कलेक्ट करता था और ब्रिटिशर्स को सबमिट करता था। ठीक है, तो पहला अनएम्प्लॉयमेंट हुई, प्रेशर ऑन लैंड हुआ, जिससे प्रोडक्टिविटी पॉवर्टी ये सब में चेंज आए। हम इंपोर्ट करने लगे चीप मशीन मेड गुड्स, ये एक पॉइंट था। और फोर्थ, लैंड टेन्योर सिस्टम या जमींदारी सिस्टम ब्रिटेन लेकर आए। लास्ट पॉइंट नंबर 5 लिख लो बेटा, इंक्रीज इन लैंडलॉर्डिज्म एंड हाई इंडेप्टनेस। लैंडलॉर्डिज्म, लैंडलॉर्ड होते हैं ना, जो खेत के ओनर्स होते हैं, तो बहुत ज्यादा लैंडलॉर्डिज्म होने लग गया और वो ज्यादा रेंट चार्ज कर रहे थे, जिससे फार्मर्स का डेट भी क्या हो रहा था, ज्यादा। क्योंकि वो, उन्हें तो भाई एक फिक्स अमाउंट लगान देती थी। अब मान लो प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ तो उन्हें लगान तो देनी पड़ेगी, तो वो बोरोइंग करते थे, फिर वो इन डेप्ट में फंस जाते थे। ये सारी प्रॉब्लम थी, तो ये डैमेजेस है। इंक्रीज इन लैंडलॉर्डिज्म एंड हाई इंडेप्टनेस। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से बताएंगे किसी पॉइंट में डाउट। दिव्यम, महक, निशिका, समर, सोनम। बेटा कितने पॉइंट हो गए टोटल, 4 पॉइंट हो गए। पहला पीरियड बताया, दूसरा डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, तीसरा क्या क्या एडवर्स इफेक्ट पहुंचे, और चौथा मैंने क्या बताया, डैमेजेस। राशि क्लियर है। बेटा देखो चैप्टर ऐसा ही है, थोड़ा सा ऐसा है हिस्ट्री टाइप, बट क्या करें, करना पड़ेगा। शुभम क्लियर है, बहुत बढ़िया। बढ़िया। अब बेटा कुछ ना नोट बनाओ, एक नोट बनाओ जल्दी से। चलिए, प्री इंडिपेंडेंस टॉपिक चल रहा है, नोट बनाओ बेटा, इंपॉर्टेंट डेटा। टॉपिक चल रहा है प्री इंडिपेंडेंस, और बस ये लास्ट है, नोट बनाना इस पे। इंपॉर्टेंट डेटा, पहला, उस टाइम पे जो कॉटन मिल इंडस्ट्री थी, वो वर्ल्ड पे 5th रैंक पे थी। ये बता रहा हूं 1930s की। ठीक है, कॉटन मिल इंडस्ट्री जो थी इंडिया की, वर्ल्ड में 5th रैंक पे थी उस टाइम पे। सेकंड, जूट इंडस्ट्री जो थी, वो थी लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड, लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड। पॉइंट नंबर 3,
आयरन इंडस्ट्री विधि बेटा रैंक 8th इन 1930s। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी याद रखना, आयरन इंडस्ट्री में ही फर्स्ट आयरन इंडस्ट्री established in 1814 by ब्रिटिश कैपिटल। तो पहली आयरन इंडस्ट्री जो है वो ब्रिटिशर्स ने ही हमें दी थी 1840 में, और 1930s में वो वर्ल्ड की 8th रैंक पे आ गई थी। ठीक है, ये सारा डेटा इसलिए दे रहा हूं बेटा, पेपर में आएगा इसलिए। और आप नोटिस करो राशि जी, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं, फैक्ट्स है, ये लर्न करने पड़ेंगे आपको। इसमें मैं क्या बताऊं भाई, ठीक है, बस मेरा इसमें रोल यही है कि मैं आपको नोट्स दे सकता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, ये मेरे एंड पे रोल है। और आपके एंड पे रोल है कि इन नोट्स को लर्न करना है और इसके बाद एक बार बुक की रीडिंग करनी है, दैट्स इट। लास्ट लिख लो बेटा इंपॉर्टेंट डेटा में पॉइंट नंबर 4। बिफोर 1930s इंडिया जो है वो 12th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल कंट्री थी। बिफोर 1930। वैसे 1930s को ना ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं, अगर आपको पता हो, थोड़ा नॉलेज हो तो। 1930s को 1930 में आया था और चला था काफी टाइम तक। मतलब ये बेसिकली डिप्रेशन हो गया था बहुत तगड़ा, और ये डिप्रेशन ना कोई यूएस की वजह से आया था। एक बैंक था वो इंसॉल्वेंट हो गया था, और वो वर्ल्ड का इतना बड़ा बैंक था कि उसके इंसॉल्वेंट होने से पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस आ गए, तो इसलिए ग्रेट डिप्रेशन आया था। छोड़ो, बाकी इंपॉर्टेंट डेटा हो गया डन। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है भाई? एंशिएंट इंडिया डन, और प्री इंडिपेंडेंस भी क्या हो गया, डन। यहाँ तक कोई डाउट परेशानी जल्दी बताओ। कोई दिक्कत? चलो फिर नेक्स्ट हेडिंग बनाओ जल्दी से बेटा। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? पोस्ट इंडिपेंडेंस, राइट। नेक्स्ट हेडिंग डालो जल्दी से। हाँ जी, पोस्ट इंडिपेंडेंस। और बेटा ये पीरियड जो है आपका, ये मेजरली डील करता है 1950 से 1990s। ठीक है, देखते हैं भाई क्या बोल रहे हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे भाई। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस वो, 1951 में लिटरेसी रेट, 1981 में लिटरेसी रेट जस्ट अबव 18%, एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 32 ईयर्स। आपने ये 12th क्लास में डेमोग्राफिक प्रोफाइल में पढ़ा था, लेकिन बेटा वो ना, वो जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो
इंडिपेंडेंस से पहले की थी, तो वहां पे लिटरेसी रेट था लेस देन 16%। 7% वुमेन का था, वुमेन का थोड़ा कम था, वुमेन का कम ही रहता है थोड़ा। अबे भाई आ गई ऐसी हट भी नहीं सकता, बट आज इस क्लास में तो वुमेन का ज्यादा होगा वैसे। है, तीन तो है, इन तीनों का ज्यादा होगा। लिटरेसी रेट 4 किसको कंसिडर कर लिया भाई तूने? है, अच्छा महक ऑनलाइन, हाँ 4 हो। चलो, तो ये याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 लिखना बेटा। इन 1950 इन 1950 बेटा प्लानिंग कमीशन नाम की चीज स्टैब्लिश हुई। प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड। आपको याद होगा बेटा, उस टाइम पे सरकार को प्लानिंग करनी थी, और प्लानिंग को अच्छा करने के लिए उन्होंने एक अलग से यूनिट स्टैब्लिश करा, सेटअप करा, विच इज दी प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का काम था कि वो कंट्री के रिसोर्सेज को प्लान करके यूज करती थी, कि हमें क्या क्या गोल्स को अचीव करना है, उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग चलती थी। तो 1950 में प्लानिंग कमीशन वॉज स्टैब्लिश्ड टू प्लान दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टू प्लान दी 51 में, टू प्लान दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद सोशलिस्ट स्ट्रैटेजी। बेटा याद रखना ये चीज, सबसे पहले जब हम इंडिपेंडेंस अचीव करे थे, तो इंडिया ने सोशलिस्ट इकोनॉमी को अपनाया था। आपने बचपन में पढ़ा होगा, मैं बता दूं, इकोनॉमी 3 टाइप की होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है जिसमें प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंस मिलती है, सब कुछ प्राइवेट करेगा। सोशलिस्ट होती है जिसमें सब कुछ पब्लिक यानी गवर्नमेंट करेगी। और इंडिया जो अभी चल रहा है वो है मिक्स्ड, मतलब प्राइवेट भी होगा और पब्लिक भी होगा। लेकिन इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमने स्ट्रैटेजी फॉलो कर दी सोशलिस्ट, क्योंकि बेटा इंडिया उस टाइम पे डरा हुआ था कि भाई पहले भी वो बिजनेस करने आए थे, और बिजनेस करते करते देश पे राज कर बैठे, तो इस बार हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, अपन तो सब कुछ किसको देके रखेंगे, गवर्नमेंट को, सारी चीजें गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। तो उन्होंने पहले जो प्लानिंग कमीशन आया था, उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान करा, कौन सी स्ट्रैटेजी से, सोशलिस्ट। उसने कहा कि हम सारा रोल किसको देंगे, पब्लिक को, पब्लिक को रोल दे देके गवर्नमेंट की डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो। जो प्लानिंग कमीशन है बेटा, वो पॉलिसी लेकर आई थी विच इज कॉल्ड दी 5 ईयर प्लान। और जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया बेटा, वो आया था 1951 टू 1956। ठीक है, क्या आपका पेज खत्म हो गया? ठीक है, अब इसके बाद ना एक चार्ट बनाना है मुझे। वो चार्ट जो है ना, वो थोड़ा सही तभी लगेगा जब आप इसे हॉरिजॉन्टली बनाओगे। ठीक है, तो अगर अगर नहीं, तो अब पता क्या करना पड़ेगा, आप टेंशन मत लो। अगर आपका पेज खत्म हो गया है, सुन लो इंस्ट्रक्शन, अगर आपका पेज खत्म हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगला पेज फ्रेश पेज से आप जो है चार्ट बनाएंगे हॉरिजॉन्टल में। और अगर आपका पेज मिडवे है या आधा है तो कोई हाँ आधा है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी छूट गया उसे छोड़ दो, बाद में यहाँ पे मैं आपके पॉइंट्स लिखवा दूंगा, तो अब वो पेज आपका वेस्ट नहीं होगा, उसमें पॉइंट्स आ जाएंगे आगे, कोई दिक्कत? ठीक है, पर अभी के लिए हम इसे यहीं रोकते हैं। आपसे मिलते हैं अभी एक्स्ट्रा क्लास 3 बजे, और 3 बजे हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। सुनो, हमने एंशिएंट इंडिया कर लिया, इंडिपेंडेंस से पहले कर लिया, और अभी हम कर रहे हैं इंडिपेंडेंस के बाद। 2 पॉइंट करे हैं, 3 पॉइंट, और हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है भाई, चलो अभी आप जाइए अपनी दूसरी क्लास के लिए।
आपसे मिलते हैं बेटा 2 बजे। 3 बजे अब 2 बजे हो गया।